हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के लेक्चर में हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ चैप्टर के एमसीक्यूज़ जो कि एनसीईआरटी फिंगर टिप्स में दिए गए हैं उनको सॉल्व करेंगे। जैसे कि सभी जानते हैं कि कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो चैप्टर में क्लियर नहीं हो पाते हैं, और जब हम मोर देन क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाते हैं। तो आज हम ऐसे ही कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि एनसीईआरटी फिंगर टिप्स में दिए गए हैं। साथ ही आप सभी से एक रिक्वेस्ट ये भी है कि आप सभी अगर लेक्चर देखते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करिए और कमेंट किया करिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो इस चैप्टर के फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ। इस क्वेश्चन में कुछ फैक्टर्स दिए गए हैं और पूछ रहा है कि इनमें से कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। तो हमें पता है कि इन्फेक्शन, लाइफ स्टाइल एंड जेनेटिक डिसऑर्डर, ये तीन मेन ऐसे फैक्टर हैं जो कि ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। इसके अलावा जो साइलेंट म्यूटेशन दिया गया है ये ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट नहीं करता है। तो इस तरह से हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में इन तीनों फैक्टर को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हेल्थ एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट वन। यहाँ पे हेल्थ के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमें यहाँ हेल्थ के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, द इम्यून सिस्टम मेंटेन आवर हेल्थ। हमारी बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है वो हमारे हेल्थ को मेंटेन करती है, तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट है, हेल्थ इज़ डिफाइंड एज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबिंग। तो WHO के अकॉर्डिंग बॉडी की एक ऐसी स्टेट जिसमें पर्सन फिजिकली, मेंटली एंड सोशली वेलबिंग हो उसे ही हेल्थ कहा जाता है। तो ये डेफिनेशन भी हेल्थ की बिल्कुल करेक्ट है, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो है, हेल्थ इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। अगर एक पर्सन हेल्दी है तो उसकी प्रोडक्टिविटी एंड इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी ज़्यादा होगी, उसकी इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी एंड प्रोडक्टिविटी में इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो है, हेल्थ इंक्रीजेज इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टिलिटी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। इस स्टेटमेंट में ये कहा जा रहा है कि हेल्थ की वजह से जो इन्फेंट की और मैटरनल मोर्टिलिटी रेट है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है, जबकि ये गलत है। अगर पर्सन हेल्दी है तो इन्फेंट्स की जो डेथ रेट है, जो मैटरनल मोर्टिलिटी रेट है वो कम होगी। अगर मदर को अच्छे न्यूट्रिशन दिए जा रहे हैं, मदर को इन्फेक्शन से बचा कर रखा जा रहा है, हेल्दी रखा जा रहा है, तो आने वाला बच्चा और मदर दोनों ही हेल्दी रहेंगे, उनकी डेथ रेट कम होगी ना कि इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे हेल्थ के रिगार्डिंग इनकरेक्ट है और इस क्वेश्चन में हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही चूज़ करना था। तो इस तरह से डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ इज़ नॉन कम्युनिकेबल। यहाँ पे इस क्वेश्चन में 4 डिजीज़ दी गई है और हमें बताना है इनमें से कौन सी ऐसी डिजीज़ है जो कि नॉन इन्फेक्शियस है, नॉन कम्युनिकेबल है। तो जैसे कि डिप्थीरिया है तो डिप्थीरिया भी कम्युनिकेबल है, फ्लू भी कम्युनिकेबल है, मलेरिया भी कम्युनिकेबल डिजीज़ है, लेकिन कैंसर जो है वो एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। ये पर्सन टू पर्सन स्प्रेड नहीं होती है, ये एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कंटेन एन इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज रिस्पेक्टिवली। इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि नीचे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें से हमें एक इन्फेक्शियस एंड एक नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ का पेयर वाला ऑप्शन चूज़ करना है। तो जैसे कि पहला ऑप्शन दिया है टाइफाइड, तो टाइफाइड एंड एड्स, तो टाइफाइड भी एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है और एड्स भी एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है, ये पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होते हैं। तो ये तो हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा। दूसरा है एड्स एंड कैंसर, तो एड्स जो है वो एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है एंड कैंसर जो है वो एक नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा निमोनिया और मलेरिया ये तो
इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं, तो ये भी हमारे आंसर नहीं होंगे। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बी इज़ करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है? टाइफाइड फीवर इन ह्यूमन बींग्स इज कॉज्ड बाय। इसमें टाइफाइड के पैथोजन के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा पैथोजन है जो टाइफाइड कॉज करता है। तो हमें पता है कि साल्मोनेला टाइफी नाम की एक बैक्टीरिया है जो कि टाइफाइड कॉज करता है। तो हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डिजीज टाइफाइडिस आर करेक्ट। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, हमें टाइफाइड के लिए करेक्ट स्टेटमेंट वाले ऑप्शन को चूज़ करना है। तो पहला स्टेटमेंट है साल्मोनेला टाइफी ए पैथोजेनिक बैक्टीरियम विच इज एंटर ह्यूमन इंटेस्टाइन थ्रू कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड एंड माइग्रेट टू अदर ऑर्गन्स थ्रू ब्लड। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। साल्मोनेला टाइफी टाइफाइड का कॉजिंग एजेंट है, कॉजिंग पैथोजन है, जो कि कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू बॉडी में एंटर करता है और बॉडी के अदर ऑर्गन तक ब्लड के थ्रू माइग्रेट होता है। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। इसके बाद जो दूसरा स्टेटमेंट है टाइफाइड के लिए वो है सस्टेन्ड हाई फीवर, और वो हाई फीवर होता है 39 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस, वीकनेस, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड सम कॉमन सिम्टम्स ऑफ टाइफाइड। तो ये जो सिम्टम्स दिए गए हैं वो बिल्कुल सही हैं, ये सारे सिम्टम्स टाइफाइड के सिम्टम हैं। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट टाइफाइड का दिया गया है वो क्या है? टाइफाइड वैक्सीन इज़ अवेलेबल एज DPD वैक्सीन। इस स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि टाइफाइड का जो वैक्सीन है वो है DPD वैक्सीन। तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। जो यहाँ पे जो ये DPD का वैक्सीन होता है वो होता है डिप्थीरिया के लिए। DPD का वैक्सीन होता है डिप्थीरिया के लिए, ना कि टाइफाइड के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो है विडाल टेस्ट इज़ यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ टाइफाइड फीवर। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो विडाल टेस्ट होता है वो टाइफाइड का कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है, इसके थ्रू पता चलता है कि पर्सन को टाइफाइड हुआ है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो द पेशेंट ऑफ दिस डिजीज़ इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी ट्रीटेड विथ एंटीबायोटिक्स। तो हमें पता है कि जो टाइफाइड है वो एक तरह का बैक्टीरियल डिजीज़ है, और जो बैक्टीरियल डिजीज़ होती है उनकी ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक्स दिया जाता है। जबकि इस स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि टाइफाइड के पेशेंट को कोई ज़रूरत नहीं है एंटीबायोटिक्स देने की। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसे जब तक हम एंटीबायोटिक्स नहीं देंगे वो ठीक कहाँ से होगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे 3 स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शन नंबर ए वाला स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सेकंड का जो स्टेटमेंट है वो सही है, और 4th नंबर स्टेटमेंट सही है। तो इस तरह से करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी में फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड एंड फोर्थ इन स्टेटमेंट को सही स्टेटमेंट बताया गया है टाइफाइड के लिए। तो ये जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट है निमोनिया कैन बी ट्रांसमिटेड बाय ड्रॉपलेट रिलीज्ड बाय एन इन्फेक्टेड पर्सन एंड आल्सो शेयरिंग क्या है अंटिल्स। तो यहाँ पे इस स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि जो निमोनिया है वो एक तरह का ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। अगर इन्फेक्टेड पर्सन के द्वारा रिलीज़ किए गए ड्रॉपलेट को इनहेल कर लिया जाए हेल्दी पर्सन के द्वारा, तो वो
इन्फेक्टेड हो सकता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। साथ ही अगर इन्फेक्टेड पर्सन की चीज़ों को अगर शेयर किया जाए तो उससे भी निमोनिया ट्रांसमिट होता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो है पैथोजन कॉजिंग निमोनिया आर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। निमोनिया के दो पैथोजन होते हैं, एक होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया और दूसरा होता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। तो ये स्टेटमेंट तो सही हो गया। उसके बाद जो थर्ड स्टेटमेंट है वो है देयर इज़ नो वैक्सीन एट अवेलेबल टू प्रिवेंट निमोनिया। तो यहाँ पे ये जो थर्ड नंबर का जो स्टेटमेंट है, सी नंबर का स्टेटमेंट, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है, निमोनिया के लिए भी आज के टाइम पे वैक्सीन अवेलेबल है, जिन्हें सेकेंड जनरेशन वैक्सीन कहा जाता है। तो ऐसा नहीं है कि वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, वैक्सीन अवेलेबल है निमोनिया के लिए। और हमें इस क्वेश्चन में इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही चूज़ करना था, तो हमारा सी जो है वो एक तरह का इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो सी ही हमारा करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बैक्टीरियल डिजीज इन ह्यूमन। इस क्वेश्चन में बोला रखा है कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 डिजीज़ का नाम दिया गया और हमें बोला है कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि एक बैक्टीरियल डिजीज़ है ह्यूमन में। तो निमोनिया जो है, निमोनिया एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। इसके अलावा प्लेग जो है वो, प्लेग भी एक तरह का क्या है, बैक्टीरियल डिजीज़ है। जबकि मलेरिया जो है वो एक प्रोटोजोअन डिजीज़ है। तो और जो लास्ट ऑप्शन है उसमें तो बोथ ए एंड सी दिया है। तो यहाँ पे जो निमोनिया और प्लेग है ये दोनों बैक्टीरियल डिजीज़ हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड सी, क्योंकि निमोनिया और प्लेग दोनों ही बैक्टीरियल डिजीज़ हैं। वो है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पैथोजन कॉजेज वूपिंग कफ। वूपिंग कफ जिसे पर्ट्यूसिस भी कहा जाता है, इसके कॉजिंग पैथोजन के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जो बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस है, जो कि एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ये वूपिंग कफ डिजीज़ कॉज करता है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट इंक्लूड्स ओनली बैक्टीरियल डिजीज़। इस क्वेश्चन में हमें कुछ सेट दिए गए हैं, हमें बताना ऐसा कौन सा सेट है जिसमें ओनली बैक्टीरियल डिजीज़ को इंक्लूड किया गया है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं। पहले ऑप्शन में दिया गया है टिटनस, ट्यूबरकुलोसिस एंड मिजल्स। तो यहाँ पे जो टिटनस और ट्यूबरकुलोसिस हैं ये दोनों तो बैक्टीरियल डिजीज़ है, लेकिन यहाँ पे ये जो मिजल्स दिया गया है ये वायरल डिजीज़ है, तो ये सेट तो गलत हो गया। इसके बाद जो दूसरा सेट दिया गया है डिप्थीरिया, लेप्रोसी एंड प्लेग। तो जो यहाँ पे जो डिप्थीरिया दिया गया है इसका कॉजिंग एजेंट होता है कॉर्नी डिप्थेरी बैक्टीरिया। तो डिप्थीरिया तो बैक्टीरियल डिजीज़ है। साथ ही यहाँ पे जो लेप्रोसी दिया गया है, लेप्रोसी भी एक तरह का बैक्टीरियल डिजीज़ है। इसके कॉजिंग एजेंट बैक्टीरिया होता है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, तो ये भी सही है। इसके बाद जो प्लेग है, प्लेग भी एक बैक्टीरियल डिजीज़ है और इसका कॉजिंग बैक्टीरिया होता है एयरसीनिया पेस्टिस। तो इस तरह से अगर ऑप्शन नंबर बी की देखें तो ऑप्शन नंबर बी में जितने भी डिजीज़ का सेट दिया गया है वो सभी बैक्टीरियल डिजीज़ हैं। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है द मेन रीज़न वाई एंटीबायोटिक्स कुड नॉट ऑलवेज ट्रीट द बैक्टीरिया मेडिएटेड डिजीज़ इज़। यहाँ पे पूछा जा रहा है ऐसा क्या रीज़न है जिसकी वजह से एंटीबायोटिक्स हमेशा बैक्टीरियल मेडिएटेड डिजीज़ को ट्रीट नहीं कर पाते हैं। तो होता क्या है, जब बैक्टीरिया लगातार एंटीबायोटिक्स के कांटेक्ट में आता है तो वो एक म्यूटेंट बैक्टीरियल स्ट्रेन डेवलप कर लेता है, जिसकी वजह से एंटीबायोटिक्स का असर बैक्टीरिया के ऊपर नहीं होता है और वो डिजीज़ को कंटिन्यू रखता है। तो इस तरह से ऑप्शन अगर पढ़ें तो लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी में इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया गया है द डेवलपमेंट ऑफ म्यूटेंट बैक्टीरियल स्ट्रेन रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। जो बैक्टीरिया है वो एंटीबायोटिक्स से रक्षा करने के लिए, रजिस्ट होने के लिए क्या कर लेता है, म्यूटेंट बैक्टीरियल स्ट्रेन डेवलप
कर लेता है, इस वजह से उसके ऊपर एंटीबायोटिक्स का असर नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है द कॉमन कोल्ड इज़ कॉज्ड बाय। यहाँ पे कॉमन कोल्ड का पैथोजन का नाम पूछा है, उसके कॉजिंग एजेंट का नाम पूछा है। तो हमें पता है जो राइनो वायरस है वो कॉमन कोल्ड कॉज करता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है कॉमन कोल्ड डिफर फ्रॉम निमोनिया एज। यहाँ पे कॉमन कोल्ड और निमोनिया में डिफरेंस बताना है इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट के ज़रिए। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं, निमोनिया इज़ कॉज्ड बाय वायरस वेयर कॉमन कोल्ड इज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरियम। तो यहाँ पे जस्ट उल्टा कर दिया है। हमें पता है कि जो निमोनिया है वो बैक्टीरिया के द्वारा कॉज किया जाता है और जो कि कॉमन कोल्ड है वो एक वायरल डिजीज़ है। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो है निमोनिया पैथोजन इन्फेक्ट एल्वियोलाई वेयर कॉमन कोल्ड अफेक्ट नोज एंड रेस्पायरेटरी पैसेज बट नॉट द लंग। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो निमोनिया है उसमें जो हमारे एल्वियोलाई हैं वो अफेक्ट होते हैं, जबकि कॉमन कोल्ड में नोज़ और रेस्पायरेटरी पैसेज अफेक्ट होता है, पर लंग्स में कॉमन कोल्ड का कोई भी असर नहीं पड़ता है, लंग्स इससे अफेक्टेड नहीं होते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसके बाद जो थर्ड स्टेटमेंट है वो है निमोनिया इज़ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, जबकि जो कॉमन कोल्ड है वो कम्युनिकेबल डिजीज़ है। तो ऐसा नहीं है, दोनों जो है वो कम्युनिकेबल डिजीज़ है। निमोनिया और कॉमन कोल्ड दोनों ही कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत हो गया। तो जो सही स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है हेपेटाइटिस बी इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू। इस क्वेश्चन में ये पूछा है जो हेपेटाइटिस बी वायरस है वो किस तरह से ट्रांसमिट होता है इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक। तो जो हेपेटाइटिस बी वायरस है ये लीवर में सीरियस इन्फेक्शन कॉज करता है। अगर इसके द्वारा होने वाली बीमारी के अच्छे से ट्रीटमेंट ना कराया जाए तो लीवर का कैंसर भी हो सकता है। जब एक इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड को अच्छी तरह से साफ़ किए बिना किसी हेल्दी पर्सन को ट्रांसफ्यूज़ किया जाता है, हेल्दी पर्सन को दिया जाता है, तो ये वायरस जो है वो इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड के थ्रू हेल्दी पर्सन तक ट्रांसमिट हो जाता है। तो इसका जो मेन ट्रांसमिशन का जो मोड है वो है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है स्नीजिंग, फीमेल एनोफिलीज, कफिंग। तो ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन तो है नहीं जो कफिंग, नीजिंग इन चीज़ों से फैले, ना ही ये वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है तो वेक्टर के थ्रू भी नहीं फैलेगा। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू ही फैलता है, जैसे कि मैंने पहले ही समझा दिया। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ए टॉक्सिक सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर चिल्स एंड हाई फीवर रिक्वायरिंग एवरी 3 to 4 days इन मलेरियल फीवर इज़। यहाँ पे बोल रहा है कि मलेरिया जो फीवर होता है इसमें हर 3 से 4 दिन के बाद हाई फीवर आता है, और वो हाई फीवर में चिल्स भी बहुत तेज़ रहता है। तेज़ ठंड के साथ जो फीवर आता है मलेरिया बीमारी में, वो किस वजह से आता है, उसका रीज़न क्या है। तो हमें पता है कि जब मलेरियल पैरासाइट बॉडी में एंटर करता है तो जब वो आरबीसी को रप्चर करता है तो एक टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज़ करता है। उस टॉक्सिक सब्सटेंस को कहा जाता है हीमोजोइन। जब ये टॉक्सिक सब्सटेंस बॉडी में रिलीज़ होते हैं तो इसकी वजह से ही 3 से 4 दिन के बीच में एक हाई फीवर आता है तेज़ कपकपाहट के साथ, और इस टॉक्सिक सब्सटेंस का नाम होता है हीमोजोइन। हीमोजोइन की वजह से मलेरिया में ये फीवर आता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हीमोजोइन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा जा रहा है,
रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और इन दोनों स्टेटमेंट के लिए हमें करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट दिया है, द मलेरियल पैरासाइट रिक्वायर टू होस्ट ह्यूमन एंड मॉस्किटो टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। इस स्टेटमेंट में कहा जा रहा है जो मलेरियल पैरासाइट होता है उसको 2 होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए। इसका जो पहला होस्ट होता है वो होता है मॉस्किटो एनोफिलीज और दूसरा होस्ट होता है ह्यूमन बॉडी। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। इसके बाद जो दूसरा स्टेटमेंट है, हीमोजोइन इज ए टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय द रप्चरिंग ऑफ लिवर सेल ड्यूरिंग मलेरियल इन्फेक्शन। तो अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि जब मलेरियल पैरासाइट आरबीसी को रप्चर करता है तब जाकर के हीमोजोइन रिलीज़ होता है और इस टॉक्सिक सब्सटेंस की वजह से ही कपकपाहट के साथ तेज फीवर आता है। जबकि इस स्टेटमेंट में बोला है कि लिवर सेल के रप्चरिंग से हीमोजोइन रिलीज़ होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट है वो तो सही है मलेरिया के लिए, लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत है। तो इस तरह से जो फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ करेक्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। तो इस तरह से हमारा जो बी ऑप्शन है वो सही होगा। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है, ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग होस्ट। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि जैसे कि हमें पता है कि प्लाज्मोडियम की जो लाइफ साइकिल है वो 2 होस्ट में कंप्लीट होती है। तो ऐसा कौन सा होस्ट है उसका जिसमें उसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलती है। तो हमें पता है कि जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो होती है उसमें ये जो प्लाज्मोडियम है इसका सेक्सुअल साइकिल चलता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर में पूछा जा रहा है, वेयर विल यू लुक फॉर स्पोरोजोइट ऑफ मलेरियल पैरासाइट। मलेरिया का जो पैरासाइट प्लाज्मोडियम होता है उसके जो स्पोरोजोइट हैं वो कहाँ देखने को मिलते हैं। चूँकि हमें पता है कि जो प्लाज्मोडियम है उसके 2 होस्ट होते हैं, तो इसका जो इन्फेक्शियस फॉर्म स्पोरोजोइट्स है वो किसके अंदर देखने को मिलता है। तो प्लाज्मोडियम का जो वेक्टर है वो है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। ये जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जब ह्यूमन को कट करती है तो इसकी सलाइवरी ग्लैंड में प्लाज्मोडियम के स्पोरोजोइट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि बाइट करने पे उसकी सलाइवा के साथ ह्यूमन ब्लड में एंटर कर जाते हैं। तो मेनली ये जो इसके जो स्पोरोजोइट्स हैं वो एक इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में प्रेजेंट होते हैं, उसके सलाइवा में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के सलाइवा में तभी प्रेजेंट रहेंगे जब ये जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है ये इन्फेक्टेड रहेगी। इन्फेक्टेड का मतलब जब फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो किसी मलेरिया के पेशेंट को काटेगी तो उसके ब्लड के थ्रू ये जो प्लाज्मोडियम है इसके गैमीट को ले लेगी और बाद में इसके जो ये गैमीट हैं वो फर्टिलाइजेशन करके स्पोरोजोइट्स बनाएंगे और ये स्पोरोजोइट्स बाद में इसी फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में जाकर स्टोर हो जाएंगे। फिर ये हेल्दी पर्सन को कट करेगी तो हेल्दी पर्सन में ये स्पोरोजोइट ट्रांसफ़र कर देगी। तो एक्चुअल में ये जो स्पोरोजोइट्स हैं मलेरियल पैरासाइट के वो इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के सलाइवा में प्रेजेंट होते हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी में सलाइवरी ग्लैंड तो लिखा है ऑफ मॉस्किटो बट यहाँ पे फ्रेशली मॉल्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो लिखा है, जबकि जब तक मलेरियल पैरासाइट फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के पास रहेगा ही नहीं तो इसके स्पोरोजोइट्स कहाँ से आएंगे। तो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो का इन्फेक्टेड होना ज़रूरी है। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है।
क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या, अरेंज दिस स्टेप्स ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इन द करेक्ट सीक्वेंस एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इस क्वेश्चन में हमें प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल के लिए करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है, जिसमें प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल को स्टेप वाइज अरेंज किया गया हो। ठीक है, उनके लिए कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। तो आप सभी को पता है कि प्लाज्मोडियम की जो लाइफ साइकिल है वो टोटल 8 स्टेज में कंप्लीट होती है। इसकी जो पहली स्टेज होती है उसमें क्या होता है, जो इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है जिसके पास प्लाज्मोडियम स्पोरोजोइड्स है, वो हेल्दी ह्यूमन को बाइट करती है और उसके ब्लड में प्लाज्मोडियम स्पोरोजोइड को रिलीज़ कर देती है। जब ह्यूमन के ब्लड में प्लाज्मोडियम स्पोरोजोइड्स पहुंच जाते हैं तो सेकेंड स्टेप में यही प्लाज्मोडियम स्पोरोजोइड ब्लड के थ्रू ट्रैवल करके लीवर सेल्स तक पहुंच जाते हैं और लीवर सेल्स के अंदर एंटर कर जाते हैं। थर्ड स्टेप में ये लीवर सेल के अंदर ये स्पोरोजोइट लगातार मल्टीपल एसेक्सुअल डिवीज़न करते हैं और लगातार डिवीज़न करके अपना नंबर बढ़ाते हैं, और जब नंबर बढ़ाएंगे तो लीवर सेल के अंदर प्रेशर बढ़ेगा जिसकी वजह से लीवर सेल क्या हो जाएगी, बस्ट हो जाएगी और ये जो स्पोरोजोइट्स हैं ये वापस से ब्लड में रिलीज़ हो जाएंगे। फोर्थ स्टेप में क्या होता है, ये जो लीवर सेल से रिलीज हुए जो स्पोरोजोइट्स हैं वो आरबीसी में एंटर कर जाते हैं और आरबीसी में एंटर करके वहाँ पे भी लगातार डिवीज़न करते हैं और साथ ही आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है उस हीमोग्लोबिन को खाने लगते हैं। बाद में हीमोग्लोबिन को खा करके उसको हीमोजोइन नाम के टॉक्सिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, और आरबीसी बाद में रप्चर हो जाती है क्योंकि आरबीसी को तो इतना डैमेज कर दिए, बाद में उसको खा पी के उसको डैमेज कर देते हैं और वो बस्ट हो जाती है। और इसके बाद जो फिफ्थ स्टेप है, फिफ्थ स्टेप में क्या करते हैं, ये आरबीसी के अंदर अपना गैमीट फॉर्मेशन करते हैं। अब सिक्स स्टेप में क्या होगा, जैसे ही जो पर्सन है उसके अंदर अगर गैमीट बन गए हैं, प्लाज्मोडियम के गैमीट बन गए हैं और उसी टाइम पे उस पर्सन को किसी नॉर्मल हेल्दी फीमेल मॉस्किटो ने बाइट कर लिया, यानी फ्लीज मॉस्किटो ने, तो ये जो गैमीट हैं वो ब्लड के साथ मॉस्किटो के अंदर चले जाएंगे और मॉस्किटो की बॉडी में फिर सेवेंथ स्टेप चलता है प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल का, जहाँ पे मॉस्किटो की बॉडी में, मॉस्किटो के गट में ये जो गैमीट हैं इनका क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। गैमीट का फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट बन जाएगा। यही जाइगोट जब एट्थ स्टेप में क्या होता है, मेच्योर हो जाता है और मेच्योर होकर स्पोरोजोइट के रूप में मॉस्किटो की सलाइवरी ग्लैंड में स्टोर हो जाते हैं। आगे फिर यही मॉस्किटो जब हेल्दी ह्यूमन को काटेगी तो फिर ये स्पोरोजोइट फिर हेल्दी ह्यूमन में चले जाएंगे। इस तरह से टोटल 8 स्टेप में प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है। तो चलिए यहाँ पे स्टेप वाइज देख लेते हैं। पहला यहाँ पे जो ऑप्शन है उसमें क्या लिखा है, स्पोरोजोइट लीव द ब्लड स्ट्रीम एंड एंटर द लीवर सेल ऑफ मैन। तो ये तो पहला स्टेप नहीं है। इसके बाद देख लेते हैं, स्पोरोजोइड्स प्रेजेंट इन द लीवर glands of female anopheles mosquito are injected into the blood stream of human। ठीक है, ये स्टेटमेंट ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे टोटल 8 स्टेटमेंट दिए गए हैं। मैं सारे स्टेटमेंट तो नहीं पढ़ पा रही हूँ बिकॉज टाइम नहीं है, बट मैंने सारे स्टेटमेंट एक बार आप लोगों को समझा दिया है। आप सभी एक बार क्वेश्चन से पढ़ लीजिएगा। और इस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले सेकेंड स्टेटमेंट आएगा, फिर फर्स्ट स्टेटमेंट आएगा, फिर ये सारे स्टेप्स आएंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया है, मैच द कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोड्स। यहाँ पे 2 कॉलम दिए गए हैं। एक कॉलम में हमें बीमारी का नाम दिया गया है, दूसरे कॉलम में उसके कॉजिंग पैथोजन, उसके लिए वैक्सीन और उसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ऐसे मेथड्स दिए गए हैं। हमें यहाँ पे फर्स्ट कॉलम के
ऑप्शन को सेकंड कॉलम के करेक्ट ऑप्शन से मैच करना है और उनके लिए करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। तो चलिए देखते हैं। अमीबिएसिस जो होता है, अमीबिएसिस का जो कैरियर होता है वो होता है हाउस फ्लाई, जो कि इसके लिए एक मैकेनिकल कैरियर के रूप में काम करता है। तो ए को तो मिला देंगे हम सेकेंड से, चलिए ठीक है, ए को सेकेंड से मिला दिया। इसके बाद जो डिप्थीरिया है, डिप्थीरिया के लिए एक वैक्सीन आता है DPT, तो डिप्थीरिया को मिला देंगे थर्ड से। इसके बाद जो कॉलेरा है, कॉलेरा के लिए क्या हो जाएगा, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, तो कॉलेरा को तो मिला देंगे फोर्थ से। और सिफिलिस का जो एजेंट होता है, कॉजिंग एजेंट, वो होता है ट्रिपेनोमा पैलिडियम, तो इसको फर्स्ट से मिला देंगे। तो इस तरह से मिलाने के बाद इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन आता है वो है ए का तो आ गया सेकेंड, और बी का आ जाएगा थर्ड, सी का आ जाएगा फोर्थ, और डी का आ जाएगा 1। तो इस तरह से बी जो है इसके लिए वो करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है अमेबिक डिसेंट्री अमीबिएसिस इज कॉज्ड बाय। जो अमेबिक डिसेंट्री है जिसे कि अमीबिएसिस भी कहा जाता है, इसका कॉजिंग एजेंट क्या है, तो इसका कॉजिंग एजेंट होता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। और ये एक ऐसी डिसेंट्री है जिसमें जो स्टूल है उसके साथ कुछ ब्लड पास आउट होते हैं, ठीक है। तो इसका कॉजिंग एजेंट है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ऑप्शन नंबर ए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कैन नॉट बी क्योर्ड बाय द टेकिंग एंटीबायोटिक्स। तो हमें पता है कि एंटीबायोटिक्स जो हैं वो ओनली बैक्टीरियल डिजीज़ के लिए दी जाती है। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ऐसी कौन सी बीमारी है जो ऑप्शन 4 दिए गए हैं उनमें से जो कि एंटीबायोटिक्स देने पर ठीक नहीं होगी। तो जो बैक्टीरियल डिजीज़ नहीं होगा वो एंटीबायोटिक्स देने से थोड़ी ना ठीक होगा। एंटीबायोटिक्स देने से तो वही डिजीज़ सही हो सकती हैं जो कि बैक्टीरियल डिजीज़ हो। तो यहाँ पे ये जो प्लेग है ये बैक्टीरियल डिजीज़ है, लेप्रोसी भी बैक्टीरियल डिजीज़ है, वूपिंग कफ भी बैक्टीरियल डिजीज़ है। तो ये तीनों डिजीज़ तो एंटीबायोटिक्स देने पर ठीक हो जाएंगे, लेकिन जो एमीबिएसिस है ये एक प्रोटोजोअन डिजीज़ है, तो ये एंटीबायोटिक्स देने पे ठीक नहीं होगा। सो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एमीबिएसिस। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहा जा रहा है, एन इंटेस्टाइनल पैरासाइट which is causes blockage of intestinal passage and whose egg are excreted along with the feces of infected person। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक इंटेस्टाइनल पैरासाइट जो कि इंटेस्टाइनल पैसेज को ब्लॉक कर देता है, साथ ही इस पैरासाइट के जो एग हैं वो इन्फेक्टेड पर्सन के पॉटी के साथ बाहर भी आ जाते हैं। ये कौन सा पैरासाइट है, इसका नाम पूछ रहा है। तो हमें पता है कि एस्केरिस नाम का एक टैपवर्म है जो कि ह्यूमन के इंटेस्टाइन का पैरासाइट है, और जब इसकी क्वांटिटी बॉडी में ज़्यादा हो जाती है इंटेस्टाइन में, तो ये इंटेस्टाइन के पैसेज को ब्लॉक कर देता है, उसके ल्यूमेन को ब्लॉक कर देता है। एस्केरिस टैपवर्म की वजह से जो बीमारी होती है उसे एस्केरियासिस कहा जाता है। और एस्केरियासिस में क्या होता है, जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके फिसिस के साथ एस्केरिस के जो एग हैं वो बाहर आते हैं और सॉइल को कंटामिनेटेड करते हैं, और सॉइल के थ्रू ये वेजिटेबल्स तक पहुंच जाते हैं, उन्हें भी कंटामिनेटेड करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें इस पैथोजन का नाम पूछा था, इस पैरासाइट का नाम पूछा था, तो इस पैरासाइट का नाम होगा एस्केरिस, जो कि एस्केरियासिस डिजीज़ कॉज करता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एस्केरिस। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, एलिफेंटिएसिस एक कोरियोनिक इन्फ्लामेशन दैट रिजल्ट इन ग्रॉस डिफॉर्मिटी इज कॉज्ड बाय। बोल रहा है कि एलिफेंटिएसिस एक कोरियोनिक इन्फ्लामेशन है, और इस बीमारी में क्या होता है कि जो पर्सन है उसके जेनाइटल ऑर्गन
डैमेज हो जाते हैं, जिसे ग्रॉस डिफॉर्मिटीज़ कहा जाता है। ये बीमारी किसकी वजह से होती है? एलिफेंटिएसिस किसकी वजह से होती है? इसके कॉजिंग एजेंट के बारे में पूछा जा रहा है। तो हमें पता है जो वाउचेरिया नाम का हेलमेंथिस है, इसकी वजह से ये बीमारी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वाउचेरिया। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अफेक्टेड बाय इन्फेक्शन ऑफ वाउचेरिया वैंक्रोप्टी। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो वाउचेरिया बैंक्रोप्टी है उसके इन्फेक्शन से कौन से ऑर्गन अफेक्ट होते हैं? तो हमें पता है जो लोअर लिम्ब के लिम्फेटिक वेसल्स हैं वो अफेक्ट होते हैं वाउचेरिया बैंक्रोप्टी के इन्फेक्शन से। वाउचेरिया बैंक्रोप्टी जो है वो फाइलेरियसिस या एलिफेंटिएसिस डिजीज़ कॉज करता है, जिसमें पर्सन के लोअर लिम्ब के लिम्फेटिक वेसल्स अफेक्ट होते हैं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ फीमेल मॉस्किटो वेक्टर। इस क्वेश्चन में कुछ डिजीज़ दिए गए हैं और पूछ रहा है इनमें से कौन सी ऐसी डिजीज़ है जो कि फीमेल मॉस्किटो वेक्टर के थ्रू ट्रांसमिट होती है। तो यहाँ पे जो एमीबिएसिस है ये तो एक प्रोटोजोअन डिजीज़ है और ये जो है ये हाउस फ्लाई के थ्रू ट्रांसमिट होती है। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, हमें मॉस्कीटो के थ्रू ट्रांसमिट होने वाले डिजीज़ को चूज़ करना है। निमोनिया जो है वो एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, तो ये भी नहीं होगा। टाइफाइड जो है वो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू होता है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे जो फाइलेरियसिस है ये फीमेल क्यूलेक्स मॉस्कीटो के थ्रू ट्रांसमिट होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा फाइलेरियसिस, जो कि फीमेल क्यूलेक्स मॉस्कीटो वेक्टर के थ्रू ट्रांसमिट होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स करेक्टली मैच ए डिजीज़ एंड पैथोजन कॉजिंग इट। यहाँ पे कुछ मैच दिए गए हैं, हमें बताना इनमें से कौन से ऑप्शन में करेक्ट मैच है डिजीज़ और उसके पैथोजन का। तो यहाँ पे जो टाइफाइड है, टाइफाइड का यहाँ पे कॉजिंग एजेंट बताया गया है साल्मोनेला टाइफी, तो ये तो बिल्कुल सही है। साल्मोनेला टाइफी ही टाइफाइड कॉज करता है। यहाँ पे निमोनिया का कॉजिंग एजेंट बताया गया हीमोफिलस निमोनी, ये गलत है। हीमोफिलस निमोनी नहीं, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी होता है, तो ये तो गलत हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट है मलेरिया, मलेरिया में लिया एस्केरियासिस, तो गलत है। मलेरिया का तो प्लाज्मोडियम होता है। रिंग वॉर्म का दिया है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पे करेक्ट मैच वाले ऑप्शन को चूज़ करना था, तो करेक्ट मैच वाला ऑप्शन तो ऑप्शन नंबर ए है। सो 27 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है? द पैथोजन माइक्रोस्पोरम रिस्पॉन्सिबल फॉर रिंगवॉर्म डिजीज इन ह्यूमन बिलोंग टू द सम किंगडम एज दैट ऑफ। इस क्वेश्चन में बोला है पैथोजन माइक्रोस्पोरम जो कि रिंग वॉर्म ह्यूमन में कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। रिंग वॉर्म एक स्किन डिजीज़ है जो कि माइक्रोस्पोरम के द्वारा कॉज की जाती है। बोला ये जो माइक्रोस्पोरम है वो किस किंगडम से बिलोंग करता है? तो हमें पता है जो माइक्रोस्पोरम है वो एक तरह की फंजाई है, सो ये किंगडम फंजाई से बिलोंग करेगा। यहाँ पे डायरेक्ट किंगडम का नाम नहीं दिया है, बट उस किंगडम से बिलोंग करने वाले मेंबर का नाम दिया गया है, तो हमें उस मेंबर का ही नाम चूज़ करना है। ठीक है, तो पहला यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है टीनिया टैपवर्म। तो जो टीनिया या टैपवर्म दिया गया है ये तो किंगडम फंजाई का मेंबर है नहीं, तो ये तो गलत हो गया। साथ ही यहाँ पे दूसरा दिया है स्कैरिस या राउंडवर्म, तो ये भी गलत है, ये भी किंगडम फंजाई का मेंबर नहीं है। यहाँ पे जो राइजोपस दिया है जो कि एक मोल्ड है, ये एक फंजाई है, ये एक क्या है? फंजाई है, और अगर फंजाई है तो किंगडम फंजाई से ही बिलोंग करेगा।
और माइक्रोस्पोरम भी किंगडम फंजाई से ही बिलोंग करता है। तो इसका साथी मेंबर तो राइजोपस हो गया, तो हमें यहाँ पे इसके साथी मेंबर को ही चूज़ करना था जो उसी किंगडम से बिलोंग करता हो। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली लेसन्स विथ ईचिंग ऑन वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी आर द सिम्टम्स ऑफ। इसमें बोल रहा है बॉडी में क्या होते हैं, ड्राई स्केली लेसन्स बन जाते हैं जिनमें बहुत तेज़ ईचिंग होती है और ये बॉडी के कई पार्ट्स पे बन जाते हैं, जैसे लाइक बियर्ड्स और हेड के स्केल पे, चेहरे पे। तो ये कौन सी बीमारी के सिम्टम हैं? तो ये जो है वो रिंग वॉर्म के सिम्टम है। रिंग वॉर्म पे क्या हो जाते हैं, ड्राई स्केली लेसन्स बन जाते हैं बॉडी के वेरियस पार्ट पे जिनमें बहुत तेज़ ईचिंग होती है, खुजली होती है। तो ये रिंग वॉर्म के सिम्टम्स हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में 2 स्टेटमेंट दिए हैं, हमें इन दोनों स्टेटमेंट को पढ़ना है और इनके लिए करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। पहला स्टेटमेंट क्या है? मैनी फंजाई बिलोंग टू द जेनेरा माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटोन एंड इपीडर्मोफाइटोन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजीज़ रिंग वॉर्म। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ज़्यादातर जो फंजाई जो कि माइक्रोस्पोरम टाइकोफाइटोन इपीडर्मोफाइटोन जेनेरा से बिलोंग करते हैं, ये रिंग वॉर्म कॉज करते हैं। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या है? इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो है ringworm infection is generally acquired from soil by using towels, cloth, comb, etc. of infected individuals। जब कभी भी हम सॉइल के, ज़्यादातर तो ये सॉइल के थ्रू ये जो फंजाई हैं वो ह्यूमन तक पहुंचते हैं। इसके अलावा अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है जिसको रिंग वॉर्म है, उसके द्वारा यूज किए गए टॉवेल, क्लॉथ या कम को अगर हमने यूज कर लिया तो उससे भी ये इन्फेक्शन फैलता है। इस तरह से भी करने से, इन्फेक्टेड पर्सन की चीज़ों को यूज करने से हेल्दी पर्सन को भी रिंग वॉर्म हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ए और बी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। सो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। तो इस तरह से ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से आज के लेक्चर में हमने टोटल 30 क्वेश्चन एनसीईआरटी फिंगर टिप्स के सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।